नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, रैलियां की। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब दिया। खड़गे ने कहा था, अगर योगी को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाने हैं तो उन्हें भगवा चोला उतार देना चाहिए। इस पर योगी ने कहा, भगवा तो सनातन की पहचान है, वो योगी हैं, सच बोलते हैं, इसलिए खड़गे को इतिहास याद दिला रहे हैं। खड़गे के परिवार वालों को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था क्योंकि उस वक्त हिंदू जातियों में बटे हुए थे। योगी ने कहा, वोट के चक्कर में खड़गे अपने परिवार के साथ हुई त्रासदी को भी छुपा रहे हैं, लेकिन वो तो खुलकर कह रहे हैं एक रहना जरूरी है क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज फिर कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को जातियों में बांटकर, समाज को टुकड़ों में काटकर आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है, इसलिए सबको समझ जाना चाहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान की बात की, कहा बीजेपी नफरत का बाजार सजा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मोहब्बत की दुकान ही चलेगी। आज महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान के अलावा पाकिस्तान की बात भी हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन नारों का क्या असर हो रहा है? मुस्लिम संगठन और उलेमा इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? मां विकास अघाड़ी के नेताओं का इस पर क्या कहना है? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में। आज महाराष्ट्र के कैंपेन में कुत्ता, गीदड़, भेड़िया ये शब्द भी सुनाई दिए। नाना पटोले ने किसको कुत्ता कह दिया और देवेंद्र फडणवीस ने किसे गीदड़ बता दिया, मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला और नागपुर में पब्लिक मीटिंग्स की और तीनों रैलियों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब दिया, क्योंकि खड़गे 3 दिन से लगातार योगी पर हमला कर रहे हैं। कल खड़गे ने महाराष्ट्र में योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी थी। कहा था, योगी आदित्यनाथ भगवा चोला पहनकर बांटने काटने की राजनीति करते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाते हैं, इसलिए उन्हें गेरुआ वस्त्र पहनने का कोई हक नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का हिसाब बराबर कर दिया। अकोला की रैली में योगी ने कहा, खड़गे उनसे बेवजह खफा है, वो योगी हैं और योगी के लिए देश सर्वोपरि होता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए तुष्टीकरण, अपीजमेंट सबसे ऊपर है। इसीलिए खड़गे वो सच्चाई बताने से डर रहे हैं जो खुद उन्होंने झेली है। और इसके बाद योगी ने खड़गे के खानदान का इतिहास बताया। कहा, खड़गे हैदराबाद रियासत के जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था। खड़गे की मां, बहन और चाची जिंदा जल गए थे क्योंकि उस वक्त हिंदू बटे थे, इसलिए कटे थे। योगी ने कहा, वोट के चक्कर में खड़गे ने अपने परिवार का बलिदान भुला दिया, वो बोलने से डरते हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे।
ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। खरगे के परिवार के बारे में योगी ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज है। मल्लिकार्जुन खरगे खुद कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर यह बता चुके हैं कि हैदराबाद के दंगों में उनके परिवार को निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। पिछले साल 17 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में खरगे ने क्या कहा था, उसकी एक झलक आपको सुनवा देता हूं। मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने मां को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहां हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए। तो सिर्फ हमारे पिताजी ने मुझे बचा के संरक्षण करके गांव-गांव लेके गए, फिर आखिरी में गुलबर्गा में हम आके बसे। तो मैं देखा नहीं मेरी बहन कैसी थी, मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है। मल्लिकार्जुन खरगे की ये स्पीच बहुत इमोशनल थी, लेकिन आज योगी ने इसी के शब्दों को पकड़ा। आज खरगे की रैली महाराष्ट्र में नहीं थी, इसलिए योगी के हमले पर उनका कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन आज राहुल गांधी बुल्डाना और गोंदिया में पब्लिक मीटिंग्स करने वाले थे। बुल्डाना की रैली हेलीकॉप्टर में खराबी होने के कारण कैंसिल हो गई। गोंदिया में रैली हुई। यहां राहुल ने हमेशा की तरह संविधान की किताब निकाली, बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया, अडानी की बात की, अंबानी की बात की और इसके बाद मोहब्बत की दुकान पर आए। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने देश भर में नफरत का बाजार गर्म कर दिया है, इसलिए कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली है, जिससे नफरत के जहर को कम किया जा सके। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं, और उसमें फायदा भी है, क्योंकि नफरत को आप जानते हो, भाई भाई से लड़ता है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है। कोई भी आपसे नफरत करे और आपने उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और अब मैं आपको समझाता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में क्या कहा। मोदी की 3 रैलियां हुई। मोदी ने सबसे एकजुट रहने की अपील की। मोदी ने कहा जो कांग्रेस बीजेपी पर बांटने और काटने का इल्जाम लगा रही है, वो कांग्रेस खुद समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कांग्रेस के युवराज विदेश में अपने एजेंडे का खुलासा कर चुके हैं। चंद्रपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को जातियों में बांटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है, वो उन्हें एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। मोदी ने कहा कांग्रेस की रणनीति साफ है, पहले एससी, एसटी और ओबीसी को जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ाओ, फिर आरक्षण छीन लो, इसलिए अगर एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कांग्रेस अब
आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़े। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप एक नहीं रहे तो सबसे पहले क्या होगा, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और आरक्षण से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए ही कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। मोदी के इस आरोप का जवाब दिया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने 75 साल तक देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा, लेकिन अब बीजेपी वोट के लालच में समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पब्लिक को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, आप क्या कह रहे हो? इसके मायने क्या निकलते हैं? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो बाद में नारा लाया है इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए। मूल नारा इनका है बटोगे तो कटोगे। कितना खतरनाक नारा बता दीजिए आप। ये डराने का धमकाना नहीं है क्या पब्लिक को? चुनाव के वक्त में जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर करना चाहते हैं, उनका संकेत है ये। उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। क्या चाहते हैं ये लोग? एक रखते रखते हमने 70 साल निकाल दिए करीब, और देश एक बार अखंड रहा है। आप उनको बताना चाहते हो, आप कमजोर करना चाहते हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अजीत पवार ने आज मोदी के नारे का स्वागत किया, इसे सपोर्ट किया। अजीत पवार ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस स्लोगन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह का नारा नहीं चलेगा। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? नंबर 1, मुझे तो उसमें कोई गलत नहीं दिखता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। वैसे हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहां के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। अजीत पवार संभल कर बोल रहे हैं, बीच की लाइन ले रहे हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि योगी का नारा हिट हो गया है। साधु संत अब खुलकर योगी के सपोर्ट में खड़े हैं। आज जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, योगी ने जो कहा सच है। भगवाधारियों ने हमेशा समाज को सच्चाई बताई है, सही रास्ता दिखाया है, इसलिए खरगे भगवा पर न बोलें तो बेहतर होगा। खरगे ने कहा था, भगवा धारण करने वाले राजनीति से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। इस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, भगवाधारी राजनीति करेंगे तो राजनीति बेहतर होगी, वरना इसमें अपराधियों का जमावड़ा हो जाएगा। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है
तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र के चुनाव में भगवा का जिक्र खरगे के बयान की वजह से हुआ। खरगे ने योगी के भगवा वस्त्रों पर सवाल उठाए थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे के जिस बयान का जवाब आज योगी ने दिया उसका एक हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है। इस बयान की बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। असल में खरगे कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि 1946 के दंगों में उनका घर जला दिया गया, जिसमें उनकी मां, उनकी बहन, भाई, चाचा सबको बेदर्दी से जलाकर राख कर दिया गया। उस समय खरगे छोटे से बच्चे थे, उनके पिता किसी तरह उनको बचा पाए, लेकिन ये बताते समय खरगे इस बात का जिक्र नहीं करते कि दंगों के पीछे कौन था। असल में 1946 और 1947 के इन दंगों के पीछे हैदराबाद के निजाम के रजाकारों का हाथ था। योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को पकड़ा। योगी ने जो कहा उसका मतलब है कि खरगे जानबूझकर निजाम के रजाकारों का जिक्र नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों के वोटों की चिंता है। आज बीजेपी के एक और नेता ने कमेंट किया कि खरगे के परिवार को निजाम के जिहादी रजाकारों ने मारा और वो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? महाराष्ट्र के चुनाव में राजनीति के इस पैंतरे की खूब चर्चा होगी। महाराष्ट्र में अब चुनावी तनातनी इतनी बढ़ गई है कि कुछ नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं, और यह काम महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों की तरफ से हो रहा है। शुरुआत महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से हुई। नाना पटोले अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान के लिए रैली कर रहे थे। इस पब्लिक मीटिंग में नाना पटोले ने कहा, बीजेपी संविधान को खत्म करके देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। यहां तक तो ठीक था, और इसके बाद नाना पटोले ने कहा, अब बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है। पटोले ने अपने शब्दों को जस्टिफाई भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी समुदाय के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती है। इसके बाद नाना पटोले ने नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता खुद को विश्व गुरु समझते हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस खुद को भगवान समझते हैं। अब इन लोगों को इनकी जगह दिखाना जरूरी है। ओबीसी के लोग भी यहां पर बैठे हैं, ओबीसी के, नहीं तो तुम हैदराबाद वाले की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते, मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना बहु बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहु कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहु हटा देगा तो क्या हो गया, वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान हैं। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी का रिएक्शन भी तुरंत आ गया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, यह नाना पटोले की बौखलाहट है, उन्हें हार सामने दिखाई देने लगी है, इसलिए उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मुख से ओछी भाषा का प्रयोग होता है तब समझ जाना चाहिए कि हार के संकेत है। और लाडली बहना ने कांग्रेस और उबाटा को, शरद पवार गुट को जिस प्रकार से हाथ दिखाया है टाटा बाय बाय का, तो उसका फ्रस्ट्रेशन नाना पटोले के मुख से निकल रहा। और क्या
लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने नाना पटोले के बयान को सही ठहराने की कोशिश की। शरद पवार की पार्टी की नेता विद्या चव्हाण ने कहा कि बीजेपी के नेता जैसे बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से नाना पटोले ने बीजेपी के लिए बहुत शालीन भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी के नेता भौंकते हैं तो उन्हें कुत्ता नहीं तो और क्या कहा जाए। आजकल जिस तरह से भाजपा के कुछ प्रवक्ता, जो प्रवक्ता मैं उनको नहीं कहूँगी, वो भौंकने का काम करते हैं। वो खोद देखिए, नारायण राणे का वो नीलेश राणे देखिए, और ये पडळकर करके ये जो प्रवक्ता नहीं है ये भौंकने वाले हैं। तो उनको श्वान यानी सभ्यतापूर्ण शब्द उन्होंने यूज़ किया है। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग सभ्यता की भाषा करोगे तो ही तुम्हारे को शब्द अच्छे वर्ड्स तुम्हारे लिए शब्द यूज़ किए जाएंगे। लेकिन अगर आप आपके लोगों को भौंकने को सिखाओगे, काटने को सिखाओगे, तो आपकी अवहेलना ऐसी होगी। हालांकि पब्लिक मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने भी कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से इस शब्द का इस्तेमाल औरंगजेब की निशानियों के बारे में बोलते हुए कर दिया। असल में पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र में फडणवीस और ओवैसी के बीच जुबानी जंग चल रही है। इसी सिलसिले में फडणवीस ने मुंबई में बात को आगे बढ़ाया। कल ओवैसी ने कहा था कि फडणवीस मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में फडणवीस ने कहा बीजेपी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन ओवैसी जैसे लोग हिंदुओं पर जुल्म करने वाले औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ेंगे, उन्हें महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस को जवाब दिया ओवैसी के पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने। इम्तियाज जलील लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अब औरंगाबाद सेंट्रल सीट से ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इम्तियाज जलील के लिए कैंपेन करने पहुंचे ओवैसी ने औरंगाबाद में ही देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया था। इसलिए आज जब फडणवीस ने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी की बात की तो इम्तियाज जलील ने कहा बीजेपी के नेता ओवैसी से डरते हैं, इसलिए ओवैसी का नाम लेकर हिंदुओं को डरा रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देवेंद्र फडणवीस इतने डरे हुए क्यों हैं हमसे? हाँ, हम छोटी सी पार्टी है, हैदराबाद में हमारे कुछ एमएलएज है, एक एमपी है, महफिलें तुम्हारी सज रही है और तुम सिर्फ है तो इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम, पूरी सभा तुम्हारी है तो सिर्फ हमारे मुद्दों के ऊपर। रात में सोते वक्त भी अवैसी ख्वाब में आ रहा, नींद में से उठते ही अवैसी की वजह से उठ जा रहे हैं, भाषण भी पूरा अवैसी। भाई इतना खौफ किस बात का है? और कोई है नहीं क्या आपके साथ लड़ने के लिए उसमें? इससे एक बात तो साबित है, बाकी पूरे कमज़ोर कड़ियाँ हैं। इनको लगता है कि अपना मुकाबला होगा तो पट्टे के साथ ही होने वाला है। दोबारा जाकर उन्हीं मुद्दों को जिंदा कर रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए करके। कोई जिहाद विहाद नहीं है। इनको क्या है, इनको शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। इनको इलेक्शन जब आया है ना तो इनको जिहाद नज़र आता है। जिहाद बोले तो इनको लगता है कि अरे बाप रे कुछ तो भी है जिहाद करके, तो वोट जिहाद निकाल देते हैं। एक इलेक्शन आता है तो बोलते ट्रिपल तलाक, और अब ये इलेक्शन आया है कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो टखला आया और टखले ने आके ऐलान कर दिया कि बटोगे तो कटोगे। कौन बटने वाला है, कोर्ट कटने वाला है, बाबा तू ही चाह और तू ही बता हमारे को। लेकिन फडणवीस की लाइन क्लियर है, उनके निशाने पर सब हैं। वो ओवैसी का नाम लेते हैं, कांग्रेस के कारनामे गिनाते हैं, शरद पवार की बात करते हैं और फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगवाते हैं। मुंबई की रैली में फडणवीस ने कहा कांग्रेस वोट के बदले मुस्लिम संगठनों की उन मांगों को पूरा करने का वादा कर रही है जो देश के खिलाफ है। इसलिए महाविकास अघाड़ी के वोट जिहाद का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को धर्म युद्ध करना होगा। गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है
हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। उनको ये पता नहीं है मोदी जी की ताकत क्या है। अरे महाराष्ट्र में हम सोए हुए थे, शायद नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों ने गलती की और इनके वोट जिहाद को नहीं समझ पाए। लेकिन अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं, अब जाग गए हैं और जाग कर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बार का वोट आपके लिए नहीं है, इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आप ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, अगर सोते रहेंगे तो ध्यान में रखिए आने वाले दिनों में यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फडणवीस ने एक बार फिर वोट जिहाद का आरोप लगाया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, अब बीजेपी वोट जिहाद की डेफिनेशन भी बता दे। ओवैसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए बार बार मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। उनकी दाल महाराष्ट्र में नहीं गलने वाली है और उनकी पर्सनली वो खुद परेशान है, क्योंकि उनका हाल ऐसा है ना कि वो कैश 22 सिचुएशन में आ गए। तो उनको नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा पोस्ट मिलने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसलिए एक मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्ट्री का उनके पास वो है, मिनिस्ट्री है, और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। तो उनको दिख नहीं रहा है कि उनके ही दौर में सब हो रहा है। सबसे ज़्यादा लोग कम्युनल राइट्स में पकड़े गए, एनसीआरबी का डेटा है। तो डिस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। आरएसएस जब एक बोलती है तो आरएसएस इस मुल्क की डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहती है। आरएसएस इस मुल्क के कल्चर को, जो बेशुमार कल्चरों पर मुश्तमिल है, उसको ख़त्म करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये कहाँ का धर्म युद्ध है? ये तो लोकशाही है, जमहूरियत है, इलेक्शन हो रहा है। तो इससे उनका फ्रस्ट्रेशन का इजहार हो रहा है कि वो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वोट जिहाद का डेफिनेशन बताओ। चलो, क्या डेफिनेशन है तुम्हारे पास? कि इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किया है? अच्छा, तुम्हारे पास क्या डेफिनेशन है बताओ। मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई तो क्या हुआ उधर? कौन सा था? वोट जिहाद था, धर्म युद्ध था वहां पर। ओवैसी ने बीजेपी से वोट जिहाद की डेफिनेशन पूछी तो रविशंकर प्रसाद ने बता भी दी। रविशंकर प्रसाद ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से महाराष्ट्र में बांटे जा रहे पैम्फलेट की कॉपी दिखाई और कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेने की जो कोशिश हो रही है, यही वोट जिहाद है। इसके बाद अमित शाह ने भी वोट जिहाद की बात की। अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले नॉर्थ मुंबई के बोरीवली इलाके में एक पब्लिक मीटिंग की। नॉर्थ मुंबई से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्लियामेंट के मेंबर हैं। पीयूष गोयल भी सभा में मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। वोट के लिए वो उलेमा की नाजायज मांग मानने के लिए भी तैयार है। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है और चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी। उनकी तुष्टीकरण की नीति की इंतहा देखिए, उसकी सीमा देखिए। कुछ उलेमा मिलने गए महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को और उन्होंने कहा मौलानाओं को 15,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए और दंगा फैलाने वालों को जेल से रिहा करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? और जोर से पीछे बोलो, सहमत हो क्या? अरे चिंता मत करो,
चाबी आपके हाथ में है, गाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस न बचेगी बांसुरी। आज आदित्य ठाकरे भी एंग्री यंग मैन वाले अंदाज में दिखाई दिए। मुंबई के भायखला में हुई रैली में आदित्य ठाकरे ने महायुति के सारे नेताओं को जेल में बंद करने, बर्फ की सिल्ली पर लिटाने की चेतावनी जारी की। आदित्य ठाकरे ने कहा, महायुति के नेताओं ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक का जहर घोला है, उन्हें अब इसकी सजा मिलेगी। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो ऐसा काम करने वाले नेताओं को बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर उनकी गर्मी निकाली जाएगी। पण ज्या ज्या लोकांनी या महाराष्ट्राला लूटण्याचं काम केलेलं आहे, जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है, जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र को तोड़ने का काम किया है, जिन लोगों ने महाराष्ट्र के धर्म जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं उसे तोड़ने का काम किया है, हमारी एकता को तोड़ा है। आज मैं आपको वचन देता हूं कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र को चोट पहुंचाई है, मैं उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाऊंगा, उनको जेल में डालूंगा, डालना ही है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि चुनाव की रैलियों में कुत्ता, गीदड़, भेड़िया जैसे शब्द सुनाई दिए। जेल में डाल दूंगा, बर्फ की सिल्ली पर लिटा दूंगा जैसे एक्सप्रेशन भी सुनाई दिए। आजकल के चुनाव में ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। भाषा की शालीनता का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन एक कहना आसान है, आजकल के ज़माने में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही कह सकते हैं कि बड़े बड़े चुनाव में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेन में आज पाकिस्तान की बात भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाया। चंद्रपुर की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को एक बार फिर बांटने की साजिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं। इनका एजेंडा वही है जो पाकिस्तान चाहता है। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस और उसके सभी चट्टे बट्टे साथी फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रही है। कश्मीर में फिर से 370 लागू करना, ये किसकी मांग है? किसकी मांग है? ये किसकी बात है? साथियों, पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा है, और आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है, उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। शाम का समय है, पुणे की नगरी है, देशवासियों को 370 का हमारा जो निर्णय है, जिसको उलटने का कांग्रेस खेल खेल रही है, उनको दिया दिखाना जरूरी है। आप अपना मोबाइल फोन निकालिए और अपने मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट चलाइए, जरा मंच वाले भी जलाएं, देख लें देश के लोग, ये 370 हटाने का समर्थन है। देश अब कश्मीर को दूर रखने के लिए तैयार नहीं है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ने भी अमरावती की रैली में आर्टिकल 370 का इशू उठाया और कांग्रेस पर हमला बोला। योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से सिर्फ 2 ही लोग बेचैन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान की हमदर्द। पहली बार
कश्मीर के अंदर चुनी गई सरकार ने भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ ग्रहण किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान आज कश्मीर में भी सम्मान प्राप्त कर रहा है। ये काम किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, पंडित नेहरू ने नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, राजीव गांधी जी ने भी नहीं किया। यह काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। जो कहा था सो करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्या हुई? दो ही लोगों को परेशानी हुई, या तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हमदर्दों को। बाकी पूरा देश प्रफुल्लित है। और आज आप देख रहे होंगे ये नया भारत है। कोई सीमा का अतिक्रमण करेगा तो अगले दिन एक ही यात्रा उसकी निकलती है, वो निकलती राम नाम सत्य होती। उसके बाद उसके लिए जन्नत में नहीं जहन्नुम में ही जगह होती है। पाकिस्तान को आज भी सपने आते हैं और यूएन में कहता है कि भारत हमला कर देगा, मुझे बचाओ बचाओ, कभी भी भारत हमें तोड़ देगा। बिनु भय होई न प्रीति, ये बिना भय के नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन के अंदर भय होना चाहिए और ये तभी होगा जब भारत मजबूत होगा। मोदी और योगी ने आर्टिकल 370 का इशू इसलिए उठाया कि इस मामले में कांग्रेस असमंजस में है, अपनी पोजीशन को लेकर फंसी हुई है। कांग्रेस ने जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बिल्कुल साफ है, वो आर्टिकल 370 को बहाल कराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने पार्लियामेंट में 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था, इसलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में यह खामोशी काम आ गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में यह चुप्पी महंगी पड़ सकती है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में कैंपेन का असर अब मुस्लिम संगठनों के जलसों में भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े उलेमा और मौलाना वक्फ अमेंडमेंट बिल के इशू को मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ यानी वक्फ़ी हिफाजत के लिए सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस जयपुर के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी हुई। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा था और इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा हुई पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के बयानों की। मोहम्मद अदीब ने लगभग 20 मिनट की तकरीर में बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोहम्मद अदीब ने कहा कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि बंटवारे के वक्त सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। मोहम्मद अदीब ने कहा, इस तरह की बात कहने वालों को तो मुसलमानों का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान जिन्ना का साथ देते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिनाह को मना किया था और उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। मोहम्मद अदीब, जिनकी बात आप सुन रहे थे, 2008 से 2014 तक राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। जब पिछली बार 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किए थे, उस वक्त मोहम्मद अदीब पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के मेंबर भी थे। मोहम्मद अदीब ने कहा, वक्फ की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, प्रॉपर्टी से आमदनी बढ़ाने के लिए कांग्रेस की सरकार के वक्त सख्त कानून बनाया गया था,
लेकिन अब बीजेपी की सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। मोदी के राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। मोहम्मद अदीब ने कहा कि मोदी ने साबित कर दिया कि मुसलमानों की मदद के बगैर चुनाव जीता जा सकता है। अब कोई सियासी पार्टी मुसलमानों को नहीं पूछती, इसलिए अब मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। हमने सबसे ज्यादा जो मुसीबत झेली है वो ये है कि अब हमारी हैसियत नहीं रह गई। हम कभी जानते थे, हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो उस वक्त सियासी जमातें कहती थी कि कहीं मियाँ नाराज न हो जाए। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बगैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फैसला किया कि ये तो एक बोझा है, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। हमें घर में हमारे घुस के ये पूछें कि तुम खाते क्या हो, मार डालें। किसी के ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। इस मुल्क को कैसे मैं कह दूँ? मुझसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। गर्व से क्या कहूँ? इंसान को मार के जश्न मनाए और मंत्री हार पहनाए और हम कहें कि उनका गर्व करें। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मुल्क से। जश्न इस बात का है कि मियाँ को तो ठीक कर दिया। जब ये फिजा हो जाए तो कैसे कोई कह दे कि हमको फख्र है अपने मुल्क पर? हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। मुस्लिम नेताओं को, मौलानाओं को, उलेमाओं को अपनी बात कहने का पूरा हक है, पूरी आज़ादी है। उन्हें बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को आलोचना करने का अधिकार भी है। लेकिन ये कहना कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो मुसलमान अपने स्टाइल में सड़कों पर उतरेंगे, या ये कहना कि फिर मुस्लिम नौजवानों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, ऐसी बातों को कौन सपोर्ट करेगा? न हिंदू न मुसलमान, कोई ऐसी बातों का साथ नहीं देगा। इसलिए मुझे लगता है कि मौलानाओं को, मुस्लिम लीडर्स को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मौलाना इस तरह के बयान देते हैं तो माहौल ख़राब होता है, मुद्दा बनता है और दूसरी तरफ से लोगों को अटैक करने का मौका मिलता है। प्रयागराज में आज दूसरे दिन भी यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है। कल पूरी रात हजारों छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर जमे रहे। इस वक्त भी नारेबाजी हो रही है। हालांकि आज यूपी पीसीएससी के अधिकारियों ने स्टूडेंट से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों की जो आशंकाएं थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सरकार पीसीएस की परीक्षा एक ही दिन में करवाए और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया बनाई गई है उसे रद्द करें। क्योंकि छात्र कल से ही आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठे हैं, इसलिए कल रात प्रयागराज के कमिश्नर और डीएम ने छात्रों की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यूपी लोक सेवा आयोग का तर्क है कि 2 दिन में परीक्षा इसलिए कराई जा रही है क्योंकि एग्जाम सेंटर्स की कमी है। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद उन्हें सूची से हटा दिया गया है, इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने की ज़रूरत है। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये फिजूल की बात है। अगर एक दिन में बड़े बड़े चुनाव कराए जा सकते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ कराया जा सकता है, तो फिर एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं कराए जा सकते? 14 लाख लोग कुंभ में नहाने आ रहे हैं, आप उसका करा सकते हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, आप 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम नहीं करा सक रहे हो। आप किसकी बात कर रहे हो? आप हमको बताओ। इलेक्शन करवा दे रहे हैं और ये एक एग्जाम कराने के लिए आपको इतनी समस्या हो रही है। इनको ये भी तो सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। एग्जाम एक्सपर्ट तक का ये बात कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आयोग के एग्जाम एक्सपर्ट से भी आगे चला गया है। जब यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा की कॉपी बदलवा सकता है, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ये अंदर ही अंदर खेल क्यों नहीं कर सकता? ये आयोग आज से ही नहीं, बहुत सालों से भ्रष्टाचार करते आया है और करता रहेगा। सुबह आए थे सचिव साहब, उन्होंने वही बात रिपीट किया नॉर्मलाइजेशन के अपने बचाव के खिलाफ ही। तो इस हिसाब से अभी हम लोग जब तक नोटिस हमारे पक्ष में नहीं जारी होगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। छात्रों के इस प्रोटेस्ट में अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी कूद गई है। आज अखिलेश यादव ने इसे लेकर कई ट्वीट किए। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी का माहौल अब योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हो गया है। बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और बीजेपी राज में
छात्रों के हिस्से में सिर्फ तनाव है। मायावती ने भी कहा कि परीक्षा एक दिन में करानी चाहिए और इसके बाद यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार छात्रों के साथ है, अधिकारी छात्रों की मांगों को सुने और उसका समाधान निकालें। उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, परेशानी छात्रों से नहीं, स्टूडेंट्स कभी भी सरकार से बात कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है, जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। दो डिप्टी सीएम हैं, आपको फरियाद अगर सीएम से आप नहीं मिल सकते हो तो हमारे दो डिप्टी सीएम हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, आप उनके यहाँ खुला दरबार रहता है, जाके मिलो। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, खुला दरबार जाके मिलो। हमारे यहाँ गेट तो 24 घंटा खुला रहता है, रात को 2 घंटा बंद करते हैं, नहीं तो खुला रहता है कि आओ भैया हमसे कहो। दिक्कत वहाँ पैदा ये हो रही है कि अभ्यर्थियों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी कूद गई है। कई चैनलों पर हमने देखा कि साफा लगा करके और 5 लोग 6 लोग वहाँ जा करके उनको आंदोलित कर रहे हैं। वो तो कूदे आंदोलन कर रहे हैं और उनको आंदोलित कर रहे हैं कि चलो सड़क पर। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बीजेपी जब किसी मुद्दे पर नाकाम हो जाती है तो विपक्ष पर इल्जाम लगाती है, ये सही नहीं है। 2 बार में परीक्षाओं कराने का आदेश किसने जारी किया? लोकसभा आयोग आपने जारी कराया। इसमें विपक्षी भूमिका है। निश्चित तौर से जब नाकाम होते हैं, जब फेल होते हैं तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष पर लगाते हैं, इंडिया गठबंधन पर। निश्चित तौर से उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन की बेसिक डिमांड गलत नहीं है। यह कहना कि परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी हों, किसी तरह की बेईमानी ना हो, जायज है। और इसकी वजह है कि सरकारी नौकरी और परीक्षाओं को लेकर संदेह का वातावरण बना रहता है। योगी की सरकार आने के बाद भर्ती माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है, परीक्षाओं में सुधार हुआ है, नए तरीके अमल में लाए जा रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई बदलाव होता है तो छात्रों को चिंता होती है। वो इस बदलाव की मंशा पर सवाल उठाते हैं। इसलिए कोई भी बदलाव लाने से पहले उसका व्यापक प्रचार हो, इम्तिहान देने वालों से जानकारी समय से पहुंचे, उनकी राय ली जाए, इसकी जरूरत है। जम्मू के कठुआ से आज जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित करने वाली हैं। पुलिस ने ऑयल टैंकर के जरिए की जा रही गायों की तस्करी का खुलासा किया। असल में पिछले 2 महीने से कठुआ पुलिस गौवंश की तस्करी रोकने के लिए सख्त कैंपेन चला रही है। पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। आज जब पुलिस श्रीनगर जाने वाले ट्रकों की चेकिंग कर रही थी तो एक ऑयल टैंकर बैरिकेड से कुछ दूरी पर ही रुक गया। पुलिस को देखकर ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो टैंकर के अंदर गोवंश की मौजूदगी का पता चला। पुलिस ने जेसीबी बुलाकर टैंकर को कटवाया तो अंदर 14 गोवंश मिले। इनमें 6 गायें थी और 8 बैल थे, जिन्हें श्रीनगर ले जाया जा रहा था। कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना ने बताया कि कठुआ में पिछले 2 महीनों में 2000 से ज्यादा गोवंश को पुलिस ने तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। 200 गो तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गायों के साथ जिस तरह की बेरहमी की जाती है, उन पर जिस तरह का जुल्म होता है, वो दिल दहलाने वाला है। मैंने इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर गायों की तस्करी से ऐसा कितना फायदा हो जाता है कि स्मगलर जान जोखिम में डालकर गायों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गायों पर इतना अत्याचार करते हैं। इस बारे में कोई ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक तस्करों को एक गाय के बदले 25 से 30 हजार रुपए मिल जाते हैं। ज्यादातर स्मगलर्स एक ट्रिप में 2-2.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। एक राउंड में ज्यादा कमाने के लिए गायों को कंटेनर में बेरहमी से ठूसा जाता है। अगर एक गाड़ी में 20 गायों को बेदर्दी से भरकर स्मगल करने में वो सफल हो जाएं तो वो 14-15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। गायों की तस्करी गैर कानूनी है, इसमें जान का खतरा होता है, पुलिस की नजर रहती है। गायों को बेरहमी से गाड़ी में भरना पाप है, लेकिन स्मगलिंग करने वालों को न पुलिस का डर है न भगवान का। इसीलिए इसे रोक पाना मुश्किल काम है।